हे एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल DTH डिजिटल क्लासेस। माई सेल्फ रौनक और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और आज इस चैप्टर में हम हमारे 4 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन क्यों करना चाहती थी। जब हम आंसर की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से लिखना है कि महाशक्तियाँ जो है छोटे देशों से निम्नलिखित कारणों से गठबंधन करना चाहती थी। और हमें कोशिश करनी है कि हम हमारा सारा आंसर पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में जो आंसर है वो ज़्यादा क्लियर होते हैं और ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, तो इस वजह से मार्क्स मिलना तय हो जाता है कि ठीक है, अच्छे मार्क्स हमें मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संसाधन। महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों के लिए करना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जो है उन्हें उपलब्ध हो जाते थे, लाइक तेल, खाद्य पदार्थ, खनिज, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है, ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें छोटे देशों से प्राप्त हो जाते थे, इस वजह से वो छोटे देशों से गठबंधन करना चाहती थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा भूक्षेत्रक। महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन भू क्षेत्रक के लिए करना चाहती थी ताकि वह अपने हथियार वहाँ तैनात कर सके और दुश्मन देश पर आसानी से कार्यवाही कर सके। हमारा थर्ड पॉइंट है सैनिक ठिकाने। महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन सैनिक ठिकानों के लिए करना चाहती थी, क्योंकि जितने भी छोटे देश हैं वो अगर इनमें शामिल हो जाएंगे तो एक अच्छी तरीके से वो और देशों पर नज़र रख सकेंगे, इस वजह से वो छोटे देशों से गठबंधन करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, आर्थिक सहायता। महाशक्तियाँ जो है छोटे देशों से गठबंधन आर्थिक सहायता के लिए करना चाहती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो उनसे आर्थिक सहायता ले सके। आर्थिक सहायता का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड सहायता। अब हम देखेंगे हमारा आखिरी और फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है विचारधारा। ठीक है, महाशक्तियाँ छोटे देशों से गठबंधन अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए करती थी, क्योंकि जितने देश उसमें शामिल होंगे उतना ही उसकी विचारधारा का प्रचार होगा और उतने ही वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है गाइस कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन पे अपना पूरा ध्यान देना है। वीडियो बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो क्यूबा जो है एक द्वितीय देश है जो कि अमेरिका के नज़दीक है। ठीक है, और यहाँ समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया है। क्यूबा जो है तो पास अमेरिका के, पर इसने समाजवादी अपना रखा है। और समाजवादी किसकी विचारधारा है? समाजवादी जो है सोवियत संघ की विचारधारा है। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी गली में एक पड़ोसी हमारा रहता है, हमारी गली में जो हमारा पड़ोसी है उससे हमारी कुछ ज़्यादा बातचीत ना हो कि अगली गली में जो रहता है उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छे खासे तालमेल है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को समझ गए हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सन 1962 में सोवियत संघ ने अपनी परमाणु मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी, जिसमें अमेरिका इतनी नज़दीकी पर आ गया कि सोवियत संघ उसके दुगुने हिस्से पर आक्रमण कर सकता था। ठीक है, उसने सारी जितने भी उसके पास मिसाइलें थी ले जा करके क्यूबा में तैनात कर दी, क्योंकि जो क्यूबा है वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलों को जाके तैनात कर दिया अच्छे से एकदम। मतलब अगर वो सोवियत संघ से अगर वो लोग अमेरिका के ऊपर हमला करते तो उतना ज़्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा क्यूबा से अगर वो मिसाइल छोड़ते हैं तो उन्हें नुकसान होगा। ठीक है, और इस बात की जो है अमेरिका को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इस बात की जो खबर है 3 हफ्ते के बाद लगी। अमेरिका ने इस बात को चिंतापूर्वक नहीं लिया, परंतु कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कोई ज़्यादा चिंतापूर्वक नहीं लिया। और मतलब चिंतापूर्वक वाली बात थी, पर उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया और कोई बड़ा कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाएंगे तो युद्ध हुआ तो दोनों ही एकदम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, अगर क्यूबा उसके ऊपर सोवियत संघ अगर अमेरिका के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका भी सोवियत संघ को नहीं छोड़ेगा, उसके पास भी बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे परमाणु बम्स हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने अपनी जंगी भेड़ों को आदेश दिया कि सोवियत संघ से आने वाले सभी जहाज़ों को, क्यूबा में जो भी सोवियत संघ से जो जहाज़ आ रहे थे क्यूबा की तरफ जो जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो उन सभी को रोकने के लिए अमेरिका ने भी अपनी जंगी भेड़ों को भेज दिया। ठीक है, तो जब ये दोनों आमने सामने आए तो लोगों को लगा कि भाई अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होकर रहेगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो पूरी दुनिया एकदम समाप्त है, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, अगर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर हमला होना शुरू हुआ तो अगर अमेरिका करेगा तो सोवियत संघ भी नहीं छोड़ेगा, सोवियत संघ अगर हमला करता है तो अमेरिका भी उन्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इस बीच में वर्ल्ड वॉर हो गया तो फिर पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, कोई बताने वाला बिल्कुल नहीं बचेगा कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास ही इतने खतरनाक परमाणु बम है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। इसी बीच में दोनों ने ही अपने मतलब समझदारी से थोड़ा काम लिया।
समझदारी से काम लिया। और जो सोवियत संघ से जो भी जंगी बेड़े आई थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम का सामान था, वो सभी ने अपना जहाज़ का रुख मोड़ा और वो वापस से सोवियत संघ की तरफ चले गए। और जिसमें छोटे मोटे सामान थे उन सब ने धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू किया, ठीक है। और वो सारा सामान ले जाके क्यूबा में डाला उन लोगों ने, ठीक है। इसी बीच में पूरे विश्व को लग रहा था, डर रहे थे सबके थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ना जाए कहीं, ठीक है। तो इसी बीच में उन दोनों ने अपनी समझदारी से काम लिया, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने ही समझदारी से काम लिया और इस युद्ध को नहीं होने दिया। बात से ही बात ख़त्म हो गई इधर, ठीक है। तो इसी को क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात हो गई एकदम, पर कुछ हुआ नहीं क्योंकि दोनों समझदार थे, दोनों ने समझा। अगर दोनों उस टाइम नहीं समझते, एकदम दोनों को अपनी पावर दिखानी होती, तो आज ये दुनिया नहीं होती। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गुटनिरपेक्षता आंदोलन किसे कहते हैं। गुटनिरपेक्षता जो है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है अपने आप को अन्य गुटों से अलग रखना, सबसे ही अलग थलग रखना, किसी में भी जाके शामिल ना होना। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। कहाँ हुई थी? युगोस्लाविया की जो राजधानी है बेलग्रेड, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 5 देशों ने की थी, ठीक है। जो 5 देश है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको इन 5 देशों के नाम याद रखना और इनके नेताओं के नाम याद रखना, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहला है युगोस्लाविया, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना, ठीक है। युगोस्लाविया के जो नेता है जोसेफ ब्रोज टिटो हैं। भारत के नेता थे उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के नेता थे शुक्रानो। और मिस्र के जो नेता थे उस टाइम पर गमाल अब्दुल नासिर थे। और घाना के जो नेता थे उस टाइम पे वामे एनक्रोमा थे, ठीक है। इस आंदोलन की पहली बैठक युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी, जिसमें 3 बातों के ऊपर चर्चा की गई थी, ठीक है, जो कि 3 महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए उन 3 बातों को हम देख लेते हैं। सबसे पहली है कि हम 5 देश एक दूसरे की सहायता कैसे करेंगे, ठीक है। ये चर्चा कर रहे थे उस टाइम पे कि 5 देश क्या किया जाए कि एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि उस टाइम पे 5 देश ने ही मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। और दूसरी ये बात पे इन लोगों ने चर्चा की थी कि शीत युद्ध इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है और इसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ा तो ये पूरा देश एकदम ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो इस वजह से इस बात के ऊपर ये चर्चा कर रहे थे। तीसरी इनकी बात, जो नए अल्पविकसित देश जो हैं वो जो आज़ाद हो रहे हैं उनको शीत युद्ध में जाने से कैसे रोके और गुटनिरपेक्षता में उनको कैसे शामिल किया जाए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर वो लोग गुलामी से आज़ाद हो रहे हैं एक तरीके से, फिर उसी साइड चले जाएंगे, तो उसमें जाने से, उस गड्ढे में जाने से उन लोगों को कैसे रोका जाए और गुटनिरपेक्षता में उन्हें कैसे शामिल किया जाए, ठीक है। इसकी पहली बैठक जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन की पहली बैठक में जो 25 देश शामिल थे, ठीक है। जब पहली बैठक इसकी हुई तो 25 देश इसमें शामिल हुए थे। इसकी 14वीं बैठक जो कि 2006 में हुई थी, ठीक है। इसकी 14वीं बैठक जो कि 2006 में हुई, उसमें 116 देश और 15 परिवेशक देश शामिल हुए थे। अब आप पूछेंगे परिवेशक देश क्या होते हैं। परिवेशक देश मतलब लाइक आप फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आप कहीं शादी में जा रहे हो और बिना इनविटेशन के आप अपने फ्रेंड को भी साथ में लेते जाएं, तो उसी को हम परिवेशक देश कहते हैं, ठीक है। बिना इन्विटेशन के जाने को, हमने मित्र को साथ में ले जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी और चौथे क्वेश्चन पे, जो कि है अपरोध अवरोध रोक संतुलन का नियम बताइए, ठीक है। ये तीनों ही एक ही वर्ड है, अपरोध अवरोध रोक। बस इस क्वेश्चन को 3 वे में पूछा जाता है, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि अवरोध क्या है, अपरोध क्या है, कभी आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि रोक संतुलन का नियम क्या है। जो परमाणु संपन्न देश होते हैं और उसके बीच में युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उन देशों को पता होता है कि उन देशों के बीच युद्ध हुआ तो वह एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि यह बताने वाला कोई भी नहीं बचेगा कि कौन विजय हुआ या फिर कौन पराजय हुआ। इसी को अपरोध अवरोध रोक संतुलन का नियम कहते हैं। आई होप गाइज आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं फिर मिलूंगी मेरी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।